नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। मार्क को हमेशा लगता था कि वह लिंडसे को अच्छी तरह जानता है। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। वे लगभग हर चीज के बारे में बात करते थे। बिल और घर के काम आपस में बांट लेते थे। एक लंबे समय तक वे ऐसे जे जैसे उनके आसपास की दुनिया खामोश हो। लेकिन एक चीज थी जिसे वह हमेशा महत्व देता था, सम्मान। उसके लिए वफादारी एक ऐसी रेखा थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था, एक ऐसी बात जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती थी। इसीलिए वह रात एक अहम मोड़ बन गई। भले ही वह पति पत्नी के बीच का एक और आम पल लग रहा था। उन्होंने स्ट्रीमिंग पर यूं ही एक फिल्म चुनी थी, एक ड्रामा जिसकी काफी अच्छी समीक्षा थी। कहानी एक ऐसे जोड़े के इर्द गिर्द घूमती थी जो एक संकट से गुजर रहा था, क्योंकि पत्नी ने अपने पति को एक सहकर्मी के साथ धोखा दिया था। कहानी माफी, झूठ, सुलह की कोशिशों और फिर से वही गलतियां करने के दौर से गुजरती हुई एक खुले अंत पर खत्म हुई। एक ऐसा अंत जो लोगों की राय को बांट देता है। जब क्रेडिट्स चलने लगे तो मार्क ने लापरवाही से कहा, मैं कभी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसने मुझे धोखा दिया हो। उसने यह बात इतनी सहजता से कही जैसे रेस्तरां में क्या ऑर्डर करना है इस बारे में बात कर रहा हो। लेकिन लिंडसे ने जवाब देने में वक्त लिया। वह कुछ सेकंड तक चुप रही, स्क्रीन को देखती रही। फिर उसने अपना सिर घुमाया और कुछ ऐसा कहा जो उस फिल्म के किसी भी संवाद से ज्यादा जोर से उसके दिल पर लगा। लोग गलतियां करते हैं। कभी कभी एक गलती से सब कुछ तय नहीं हो जाता, माफ किया जा सकता है। उसका लहजा शांत था, लगभग सिखाने वाला। लेकिन इसने मार्क के अंदर एक खतरे की घंटी बजा दी। मार्क ने पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि धोखा देना और फिर ऐसे आगे बढ़ जाना ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो? लिंडसे ने जवाब दिया कि किसी को भी एक कमजोरी के लिए सूली पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और सबसे जरूरी चीज पछतावा है। बातचीत में वजन आने लगा। जो पहले सिर्फ विचारों का आदान प्रदान था, वह अब एक तनावपूर्ण बहस में बदल गया। मार्क ने तर्क दिया कि धोखा उन सभी चीजों को तोड़ देता है जो प्यार को सहारा देती हैं, और लिंडसे इस बात पर अड़ी रही कि एक समझदार रिश्ते में कमियों को संभालने की परिपक्वता की जरूरत होती है। जिस तरह से वह बोल रही थी, वह रटा रटाया लग रहा था, जैसे उसने इस पर पहले भी सोचा हो, जैसे वह सीधे सीधे स्वीकार किए बिना किसी चीज को सही ठहराने की कोशिश कर रही हो। मार्क कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उन शब्दों के पीछे क्या छिपा है। लिंडसे ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए बात को हल्का करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि यह सिर्फ एक अलग राय थी और वे एक फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, असल जिंदगी के बारे में नहीं। लेकिन बेचैनी पहले ही घर कर चुकी थी। आने वाले दिनों में मार्क अपनी पत्नी की हरकतों पर ज्यादा ध्यान देने लगा। जब भी वह कोई संवेदनशील विषय छेड़ता, लिंड से नजदीकी से बचती। कभी कभी वह बहुत जल्दी विषय बदल देती। दूसरी बार वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती, जैसे उसके सब्र का बांध टूटने ही वाला हो। वह काम से देर से निकलने लगी और घर पहुंचने में ज्यादा समय लेने लगी। उसने कहा कि उस पर काम का बहुत बोझ है, कि उसका बॉस उसके पीछे पड़ा है, कि उसे सिर्फ अपने लिए थोड़ा समय चाहिए। मार्क ने उस पर विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो हर बहाने पर सवाल उठा रहा था। एक रात वह अंधेरे में जागा और देखा कि लिंडसे रसोई में अपने फोन में लगी हुई है। उसने सोते रहने का नाटक किया, लेकिन उस तस्वीर को याद कर लिया। कुछ दिनों बाद
वह देर तक जागने लगी, यह कहते हुए कि उसे आराम करने के लिए वीडियो देखने की जरूरत है, लेकिन अपना फोन हमेशा उल्टा करके रखती। छोटे छोटे व्यवहार जो कभी अप्रासंगिक लगते, अब शक का भारी बोझ बन गए। मार्क कोई वहमी आदमी नहीं था। उसे फोन खंगालने, सोशल मीडिया जांचने या अपनी पत्नी का पीछा करने की आदत कभी नहीं थी। लेकिन धोखे के बारे में वह बातचीत लिंडसे के नए रवैये के साथ मिलकर एक महज संयोग से कहीं ज्यादा लग रही थी। उसे उसके द्वारा सालों में कहे गए अधूरे वाक्य याद आने लगे। वे सहकर्मी जिनका वह उत्साह से जिक्र करती थीं, डेरेक नाम का कोई व्यक्ति जो हमेशा अजीब समय पर संदेश भेजता था, जिसे वह मजाकिया लेकिन हानि रहित कहती थी। एक दिन जब वे यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि वीकेंड पर क्या करें, लिंडसे ने पास के एक शहर में जाने का सुझाव दिया। मार्क ने एक और भी नजदीकी जगह का प्रस्ताव रखा जहां अच्छे रेस्तरां थे। उसने बहुत तेजी से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वहां से उसकी अच्छी यादें नहीं जुड़ी हैं। उसका जवाब इतना स्वाभाविक था कि उसे यह अजीब लगा। वह सवाल करने लगा कि क्या सच में सब कुछ ठीक था। उसने मन ही मन अपने कामों को टटोला, यह याद करने की कोशिश की कि क्या उसने कुछ ऐसा किया था जिसने उसे दूर कर दिया हो। क्या कोई अनुपस्थिति, कोई गलत समय पर कहे गए शब्द उनके बीच कोई दूरी पैदा कर सकते थे। लेकिन जितना वह सोचता, उतना ही उसे लगता कि यह दूरी किसी ऐसी चीज से आई थी जिसे वह छिपा रही थी, कुछ ऐसा जो शायद उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा समय से मौजूद था। मार्क सोचने लगा कि क्या उनकी शादी सच में वैसी थी जैसी दिखती थी। क्या वह हम जिसमें वह विश्वास करता था अभी भी मौजूद था। गहराई में जवाब पहले ही बनने लगा था, लेकिन वह अभी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह उस पल सिर्फ एक चीज चाहता था, सच्चाई का पता लगाना, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। एक मीटिंग रद्द हो जाने के कारण मार्क घर जल्दी आ गया। उसने गैरेज में गाड़ी पार्क की, अंदर गया और तुरंत धुएं की एक हल्की गंध महसूस की। लिविंग रूम में अंगीठी अभी भी गर्म थी। आग हाल ही में बुझाई गई थी। कोयले ठंडे होने लगे थे, लेकिन गर्मी अभी भी बाकी थी, जैसे किसी अनसुलझी बात का ताजा निशान हो। लिंड से ऊपर थी। उसने बेडरूम में कदमों की आहट सुनी, दराजें खुलने की, एक टॉयलेटरी बैग की जिप की आवाज, जैसे वह बाहर जाने के लिए तैयार हो रही हो। वह अंगीठी के पास गया, नीचे झुका और राख के बीच कागज के कुछ टुकड़े देखे। उसने सावधानी से एक उठाया। यह एक तस्वीर का जला हुआ टुकड़ा था। एक हल्के रंग की पोशाक के बगल में एक आदमी के हाथ का हिस्सा देखा जा सकता था। पीछे की तरफ वाक्य के अंत में एक साफ एल के साथ लिखावट का एक टुकड़ा आग से बच गया था। उसने उस लिखावट को पहचान लिया। वह कुछ सेकंड तक कोयले को देखता हुआ वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। कुछ मिनट बाद लिंड से तैयार होकर नीचे आई, अपने बालों में हाथ फेरा और कहा कि उसे काम के डिनर के लिए जल्दी निकलना है। मार्क ने उसे शुभ रात्रि कहा और दरवाजे को एक तेज खटाक के साथ बंद होते देखा। उसके जाने के बाद जो खामोशी रह गई वह बहुत भारी थी। वह ऊपर गया, अपना बटुआ खोला और चुपचाप कागज के उस टुकड़े को सहेज लिया। उसके शक का दौर अब खत्म हो रहा था। अगले दिन उसने 3 छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइस खरीदे। उसने रात होने का इंतजार किया और जब लिंडसे सो गई तो उन उपकरणों को छिपा दिया। एक लिविंग रूम में किताबों के बीच, दूसरा बाथरूम की अलमारी में और तीसरा लॉन्ड्री रूम के एक खाली डिब्बे में। वे अगोचर थे, ध्यान खींचने वाले नहीं, लगभग अदृश्य।
योजना सरल थी। सुनना, आवाजों को उसके शब्दों से ज्यादा बोलने देना। रिकॉर्डिंग के 2 दिन बिना किसी महत्वपूर्ण बात के बीत गए। रसोई की आवाजें, उसके वीडियो देखने की, उसके दोस्तों के ग्रुप में भेजे गए वॉइस मैसेज, बैकग्राउंड में बजता संगीत। लेकिन तीसरे दिन रात 9:47 पर बाथरूम के रिकॉर्डर ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी आवाज साफ थी, धीमी, फिर भी अपनेपन से भरी हुई। हाय डेरेक, आज पूरे दिन तुम्हारी याद आई। मार्क ने ईयरफोन और कस लिए। अनजाने में वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। हाँ, मैंने मैसेज डिलीट कर दिए, चिंता मत करो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वह हंसी, एक ऐसे व्यक्ति की हंसी जो पूरी तरह से सहज हो। हाँ, शनिवार का प्लान पक्का है। हमेशा वाली जगह, डाउनटाउन का वो कमरा, रूम 204, ठीक है। उसने एक पल रुककर बात खत्म की। मेरा शरीर तुम्हारा है, डेरेक, तुम यह जानते हो। मार्क ने ईयरफोन झटके से उतार दिए। वह आवेग में कुर्सी से उछल पड़ा। डेरेक, यह नाम अनजाना नहीं था। वह वही सहकर्मी था जिसका वह कभी कभी जिक्र करती थी। ऑफिस का मजाकिया आदमी, वह जो हमेशा किसी की रिपोर्ट में देरी होने पर मदद करता था, वह जो हर बात पर मजाक करता था। वह उसके बारे में बात करते हुए इतना हंसती थी कि मार्क ने कभी कुछ शक नहीं किया। उसने सोचा कि यह सिर्फ काम की जगह की सामान्य दोस्ती है। वह अपने कंप्यूटर पर गया, पूरा नाम टाइप किया, डेरेक मायर्स। उसने सोशल मीडिया, लिंक्डइन, कंपनी की वेबसाइट जांची। वह वहां था, दोस्ताना मुस्कान, नीला ब्लेजर, कंपनी के एक कार्यक्रम की तस्वीर, और उसके बगल में लिंडसे, हाथ में वाइन का गिलास लिए, उसका सिर उसके कंधे पर थोड़ा सा टिका हुआ, एक ऐसी मुद्रा में जो सहकर्मियों के लिए बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ थी। कैप्शन में लिखा था, मजबूत टीम, हंसी की गारंटी। लिंडसे का लायक सबसे पहले सूचीबद्ध था। वह ऑडियो पर वापस गया, उसे फिर से पूरा चलाया। उसने कहा कि उसे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि डेरेक की पत्नी जेसिका को शक हो गया है। मार्क ने अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथों से अपना माथा मला और धीरे से सांस छोड़ी। यह एहसास गुस्सा, निराशा और एक ऐसे दर्द का मिश्रण था जिसे बयां करना मुश्किल था। वह उसे प्यार कहती थी, योजनाएं बनाती थी, एक दूसरे आदमी के साथ उसकी दिनचर्या थी। यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था, यह लगातार चल रहा था। उनका एक नियमित ठिकाना था, एक नंबर वाला कमरा, एक आदत। मार्क ने उस रात घंटों खामोशी में बिताए। रिकॉर्डिंग, नाम, तस्वीरें, उसकी हंसी, इन सब ने मिलकर एक नई हकीकत बना दी थी। वह औरत जिसे वह हर सुबह चूमता था, उसकी पीठ पीछे एक और जिंदगी जी रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें वह शामिल नहीं था। और उस पल में पहली बार मार्क ने वह स्वीकार करना शुरू कर दिया जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। वह लिंडसे को बहुत पहले खो चुका था। उसे बस इसका एहसास अब हुआ था। मार्क ने पूरी रात डेरेक मायर्स के बारे में जो कुछ भी मिल सकता था उसे खंगालने में बिता दी। उसने पुरानी पोस्ट पढ़ी, पार्टी की तस्वीरें देखी, सोशल मीडिया की टिप्पणियों का विश्लेषण किया, कुछ भी जो उन दोनों को जोड़ सकता था। जितनी गहराई में वह खोजता गया, उसे उतना ही एहसास हुआ कि डेरेक और लिंडसे का रिश्ता पुराना और सावधानी से बनाया गया था। उसने कभी उसे उसके साथ की गई व्यावसायिक यात्राओं के बारे में नहीं बताया, लेकिन मार्क को 7 महीने पहले की डेरेक की एक पुरानी पोस्ट मिली जिसमें एक पड़ोसी शहर दिख रहा था और पृष्ठभूमि में एक दुकान की खिड़की के प्रतिबिंब में लिंडसे का चेहरा था, छोटा लेकिन पहचानने योग्य।
एक ऐसा विवरण जिसे केवल बहुत ध्यान से देखने वाला ही पकड़ सकता था। अगली सुबह बिना किसी को बताए उसने दिन की छुट्टी ले ली। उसने जेसिका मायर्स का नाम टाइप किया। उसे प्रोफाइल आसानी से मिल गई। भूरे बाल, गंभीर नजर, कुछ ही पोस्ट, एक अंतर्मुखी महिला। उसने एक सीधा संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि उसे किसी महत्वपूर्ण बात पर बात करनी है। उसने उसे देख लिया, लेकिन जवाब देने में समय लिया। देर दोपहर में ही उसने निमंत्रण स्वीकार किया। वे शहर के केंद्र के बाहर एक शांत कैफे में मिलने के लिए सहमत हुए। जब मार्क पहुंचा तो वह पहले से ही वहां थी। वह हैरान नहीं लग रही थी। उसने एक छोटे से सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया, जैसे वह पहले से ही जानती हो कि वह वहां क्यों था। वह सीधे मुद्दे पर आया। उसने उसे बताया कि उसने लिंडसे की बेवफाई का पता लगा लिया है। डेरेक का नाम लिया और कहा कि उसके पास सब कुछ साबित करने के लिए रिकॉर्डिंग है। जेसिका ने एक आह भरी। अपने बैग से दस्तावेजों और तस्वीरों से भरा एक फोल्डर निकाला। उसने डेरेक और लिंडसे के बीच आदान प्रदान किए गए संदेशों के स्क्रीनशॉट दिखाए। कुछ स्पष्ट थे, दूसरे कोड और उपनामों से भरे थे। जेसिका ने होटल की रसीदें भी रखी थीं और एक ऐसा विवरण जिसने मार्क का पेट मरोड़ दिया। लिंडसे के एक अंतरंग परिधान की तस्वीर जो उसे अपने ही पति की कार की डिक्की में मिली थी। उसने समझाया कि वह हफ्तों से सब कुछ जानती थी, लेकिन इसे उजागर करने के लिए सही समय का इंतजार करना पसंद करती थी। वह एक शांत अलगाव से गुजर रही थी, सबूत इकट्ठा कर रही थी, सब कुछ अदालत में ले जाने की तैयारी कर रही थी। उसने कहा कि वह कोई तमाशा नहीं चाहती, बस सम्मान के साथ अलग होना चाहती है और डेरेक को बहस करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहती। मार्क चुप रहा। किसी और के दर्द को अपने दर्द के इतने करीब गूंजते हुए सुनना अजीब लग रहा था। दो जिंदगियां एक ही जोड़े की वजह से उथल पुथल हो चुकी थीं। उसे गुस्सा, शर्म और सच्चाई देखने में इतनी देर करने का अपराध बोध महसूस हुआ। जेसिका रोई नहीं। वह ऐसे बोल रही थी जैसे कोई जो काफी रो चुका हो और अब सिर्फ एक अध्याय बंद करना चाहता हो। उसने मार्क को सबूतों की एक प्रति सौंपी। कहा कि यह उपयोगी हो सकता है अगर वह भी ऐसा ही करना चाहता है। जाने से पहले उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर उसे कभी बात करने की जरूरत हो तो वह उसे फोन कर सकता है। लेकिन उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी ड्रामे में शामिल नहीं होना चाहती। वह थक चुकी थी। उसने बस उसे धन्यवाद दिया और कुछ मिनटों तक वहीं खड़ा रहा, कागजों को घूरता रहा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अब बस यह तय करना बाकी था कि इसके साथ क्या करना है। वह आंखों के नीचे काले घेरे लिए घर पहुंचा। लिंड से सोफे पर टीवी देख रही थी, ऐसे अभिनय कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मार्क अंदर आया, बेडरूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने घंटों दीवार को घूरते हुए बिताए। जो कुछ भी उसने सुना, देखा और पढ़ा था, उसे मन ही मन दोहराता रहा। उसकी रिकॉर्डिंग जिसमें वह कह रही थी, मेरा शरीर तुम्हारा है, डेरेक, उसके दिमाग में दर्दनाक रूप से गूंज रही थी। आधी रात को वह रसोई में गया, एक गिलास पानी लिया और मेज पर उसके फोन की बत्ती जलती हुई देखी। यह डेरेक का एक नया संदेश था। उसने उसे नहीं खोला। उसे जरूरत नहीं थी, बस इतना ही काफी था। अगले दिन उसने उसके काम से घर आने का इंतजार किया। लिंड से एक शांत भाव के साथ अंदर आई, ट्रैफिक के बारे में बात की, एक नए सहकर्मी के बारे में कुछ बताया और खुद ही हंस पड़ी। मार्क ने उसे बीच में टोका। उसने बात करने के लिए कहा। वह उसके लहजे से चौंक गई। वे रसोई की मेज पर बैठ गए। उसने यह कहकर शुरुआत की
कि वह सब कुछ जानता है, कि उसके पास रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, गवाहियां हैं। उसने पहले तो इनकार करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने तारीखों, जगहों और नामों का जिक्र किया, वह कांपने लगी। उसने अपनी बाहें बांध लीं, नजरें फेर लीं और एक लंबी खामोशी के बाद स्वीकार किया कि अब छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उसने डेरेक के साथ अपने अफेयर को कबूल किया, कहा कि यह हल्के फुल्के ढंग से एक दोस्ती के रूप में शुरू हुआ, जो बहुत करीब आ गई। उसने यह कहकर इसे सही ठहराया कि वह घर पर अनदेखा महसूस करती थी, कि मार्क दूर दूर रहता था, काम में बहुत ज्यादा डूबा रहता था, और डेरेक उसे हंसाता था और उसे चाहा हुआ महसूस कराता था। मार्क चुप रहा। वह रोई, लेकिन उसने उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं देखा, सिर्फ एक उस आरामदायक जिंदगी को खोने का डर देखा जो उनके पास थी। जो आगे हुआ वह और भी बुरा था। लिंडसे ने स्वीकार किया कि उसके दो और सहकर्मियों के साथ भी संबंध थे। उसने कहा कि यह जानबूझकर नहीं था, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा उलझ गई और उसने नियंत्रण खो दिया। उसने कहा कि उसे शर्म महसूस हो रही है, कि उसने कभी कुछ योजना नहीं बनाई, लेकिन खुद को बहकने दिया। उसने मार्क का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ खींच लिया। वह मेज से उठा, बेडरूम में गया, अलमारी खोली और एक बैकपैक में कुछ सामान पैक करना शुरू कर दिया। वह उसके पीछे पीछे आई, विनती करते हुए, यह कहते हुए कि वह बदल सकती है, कि यह एक गलती थी, कि वह सच में उसी से प्यार करती है। वह रुका, उसकी आंखों में देखा और कहा, प्यार झूठ के पीछे छिपकर जिंदा नहीं रह सकता। उसने बैकपैक उठाया और चला गया। उसने एक मामूली से होटल तक गाड़ी चलाई और अनिश्चित काल के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। उसने रात भर जागकर यह समझने की कोशिश की कि वह इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। वह उससे माफी मांगने वाले एक संदेश के साथ जागा। उसने जवाब नहीं दिया। उसे दूरी की जरूरत थी। जो वह महसूस कर रहा था, वह सिर्फ दर्द नहीं था, यह थकान थी, एक ऐसी शुरुआत करने की इच्छा जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति का बोझ न हो, जिसने विश्वास को ऐसे नष्ट कर दिया जैसे वह कोई फेंकने वाली चीज हो। आने वाले दिनों में उसे और संदेश मिले, जिसमें उनके करीबी लोग भी शामिल थे। कुछ को शक था, दूसरे इस खबर से हैरान थे। मार्क ने केवल जरूरत पड़ने पर जवाब दिया। उसे सलाह या सहानुभूति नहीं चाहिए थी, उसे खामोशी चाहिए थी। वह उसकी आवाज की ध्वनि से, उसके स्पर्श की याद से, उन शब्दों से दूर रहना चाहता था जो उसने किसी और आदमी के साथ इस्तेमाल किए थे, जबकि वह उसके साथ एक घर साझा करती थी। विश्वासघात सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह एक नई समानांतर जिंदगी का निर्माण था, जहां मार्क मौजूद नहीं था। और अब उसे अपनी पहचान सहित सब कुछ नए सिरे से बनाना था। मार्क के घर छोड़ने के कुछ दिन बीत चुके थे। फोन अक्सर बजता, संदेश लगातार आते, लेकिन वह लगभग सभी को नजरअंदाज कर देता। वह बस काम करता और अपना समय यांत्रिक कामों से भरने की कोशिश करता। कुछ भी करना बैठकर सोचने से बेहतर था। लेकिन दर्द दर्द बिन बुलाए आ ही जाता था। कभी सड़क पर चलते एक जोड़े को देखकर, कोई गाना सुनकर, या उसकी जैसी कोई महक पाकर। यह हर जगह था, हाल की यादों में, पुरानी यादों में, उन सवालों में जो उसके मन में तब भी दोहराते रहते थे जब वह यह दिखावा करता कि वे वहां नहीं हैं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसने सही किया था, और उसने किया भी था, लेकिन इससे यह प्रक्रिया कम क्रूर नहीं हो गई। वह घर सिर्फ एक बार लौटा, थोड़ी देर के लिए, दस्तावेज और कपड़े लेने के लिए।
उसने उसे चेतावनी दी थी कि वह जल्दी से आएगा। जब वह अंदर गया तो सब कुछ पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। लिंड से वहां नहीं थी। रसोई की मेज पर एक मुड़ा हुआ खत था जिस पर उसका नाम हाथ से लिखा था। एक पल के लिए उसने उसे बिना पढ़े फेंक देने का सोचा, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। उसने उसे उठाया, अपनी जेब में रख लिया और जो कुछ भी उसे चाहिए था उसे इकट्ठा करना समाप्त कर दिया। जब उसने बेडरूम की अलमारी खोली तो उसने पाया कि उसके कपड़े अभी भी बड़े करीने से व्यवस्थित थे, जैसे कि वह किसी भी समय उसके वापस आने का इंतजार कर रही हो। उसने सूटकेस की जिप बंद की, आखिरी बार चारों ओर देखा और चला गया। होटल में वापस बिस्तर के किनारे बैठकर उसने खत खोलने का फैसला किया। यह सिर्फ एक पन्ने का था। लिंडसे ने लिखा था कि उसने काम पर दूसरे विभाग में स्थानांतरण का अनुरोध किया है, कि वह अपार्टमेंट बदलने पर विचार कर रही है, कि उसे अब उसी माहौल में रहने का कोई कारण नहीं दिखता जहां सब कुछ हुआ था। उसने कहा कि उसे शर्म, पछतावा महसूस हो रहा है कि उसने उसे इस तरह चोट पहुंचाने का कभी इरादा नहीं किया था। उसने यह कहकर खत्म किया कि वह समझती है अगर वह उसके बिना आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन गहराई में वह सच में उम्मीद करती है कि एक दिन वह उसे माफ कर सकेगा, भले ही दूर से। उसने धीरे धीरे खत को मोड़ा और उसे वापस अपने बैकपैक में रख दिया। उसने जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि कोई भी जवाब केवल उन वार्ताओं के लिए नए दरवाजे खोलेगा जो वह अब नहीं करना चाहता था। जो कुछ भी उन्होंने एक साथ जिया था वह पहले ही दफन हो चुका था। समस्या यह थी कि दुख तुरंत गायब नहीं होता। यह लहरों में, चमक में, इतनी लंबी खामोशियों में आता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने उन जगहों से बचना शुरू कर दिया जहां वे अक्सर एक साथ जाते थे। काम पर जाने का अपना रास्ता बदल दिया। उन्हीं रेस्तरां में जाना बंद कर दिया। यहां तक कि अपने जिम का समय भी बदल दिया। यह उससे टकराने का डर नहीं था। यह सब कुछ फिर से जीने की थकान थी। एक दिन दोपहर के भोजन के दौरान एक सहकर्मी ने शादी पर टिप्पणी की और लापरवाही से पूछा कि लिंड से कैसी है। मार्क ने बस इतना कहा कि वे बिना कोई विवरण दिए अलग हो गए हैं। सहकर्मी चुप हो गया और विषय बदल दिया। उसने महसूस किया कि इस तरह की बातचीत शायद कुछ समय के लिए आम हो जाएगी और वह इसके लिए तैयार था। उसे किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं थी। एक रात होटल लौटते समय उसने एक पार्क के सामने अपनी कार रोकी। वह दूर शहर की रोशनी को घूरता रहा। उसे याद आया कि वह अपने रिश्ते की शुरुआत में लिंडसे को पहली बार यहां लाया था। वह अंधेरे से डरती थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसने कहा था कि वह उसका सुरक्षित बंदरगाह है और उसने उस पर विश्वास किया था। उन्होंने उस वादे के इर्द गिर्द एक जिंदगी बनाने की कोशिश में सालों बिताए। अब यह एक क्रूर मजाक जैसा लग रहा था। सबसे ज्यादा दुख विश्वासघात का नहीं था, बल्कि उन सभी बातों के टूटने का था जो उसने कभी कही थी, यह जानते हुए कि किसी समय उसने उसकी आंखों में देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोला था। अगले हफ्ते उसने एक वकील के साथ एक बैठक तय की। उसने कम बात की, लेकिन सीधा था। उसने कहा कि वह सब कुछ जल्दी से सुलझाना चाहता है। वह उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार था जिन्हें वह कभी रखना चाहता था। वह फर्नीचर, कारों, संपत्तियों पर लड़ना नहीं चाहता था। उसे शांति चाहिए थी। वकील समझ गया और कागजात व्यवस्थित करने लगा। जब लिंडसे को सूचित करने का समय आया तो उसने कुछ शब्दों में जवाब दिया। उसने कहा कि वह समझती है और बिना किसी विरोध के
सब कुछ पर हस्ताक्षर कर देगी। इसने आधिकारिक तौर पर अंत को चिह्नित किया, एक साफ अंत, लेकिन अदृश्य निशानों से भरा हुआ। एक सामान्य रविवार को अकेले कॉफी पीते हुए उसे एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला। यह लिंडसे की मां का था। उसने कहा कि जो हुआ उसके लिए उसे खेद है, कि वह अभी भी उसे परिवार मानती है और सब कुछ के बावजूद उसके लिए खुशी की कामना करती है। मार्क ने विनम्रता से जवाब दिया। उस तरफ से दयालुता प्राप्त करना अजीब लगा, लेकिन यह भी एक याद दिलाता था कि जब कोई विफल हो जाता है तब भी दुनिया घूमती रहती है। लोगों को चोट लगती है, दूसरे सीखते हैं, कुछ चले जाते हैं और कुछ मलबे के साथ रह जाते हैं। उसी दिन उसने टहलने जाने का फैसला किया। उसने अपना फोन घर पर छोड़ दिया, एक हल्की जैकेट पहनी और लगभग 1 घंटे तक चला। एक लंबे समय के बाद पहली बार उसने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया है। अभी भी दर्द था, अभी भी अनिश्चितता थी, लेकिन एक नई जगह भी खुल रही थी। एक ऐसी जगह जहां वह खुद को उसकी आवाज से दूर, टूटे हुए वादों से दूर, एक ऐसी जगह पर फिर से बना सकता था जो अकेले उसकी थी। और वहीं एक सामान्य बेंच पर बैठे लोगों को आते जाते देखते हुए उसने कुछ सरल लेकिन गहरा समझा। प्यार को सच्चाई के साथ आने की जरूरत होती है। जब सच्चाई चली जाती है तो प्यार सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह जाता है। कभी कभी खुद को बचाने के लिए यह मानना पड़ता है कि आप दूसरों को नहीं बचा सकते। क्या आपको अपनी पत्नी या बहू पर शक है? तो वो सब मत होने दें जो हमने इस वीडियो में देखा। कमेंट्स में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारी ई बुक पाएं। इसमें आपको मिलेंगे कुछ कीमती सुझाव और इन्वेस्टिगेटर द्वारा जांची परखी वेबसाइट्स जो आपके मन के हर संदेह को दूर कर देंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।